जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम एनवायरमेंटल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी सम्मेलन हुए, जो बड़े बड़े सम्मेलन हम उनको देखेंगे कि वह जैसे क्या होता है कि अभी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है कई सालों से ज्यादा। अभी तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर मेल्ट हो रहे, पानी का स्तर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा बढ़ रही है, प्लास्टिक जो कचरा बढ़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए वन्य जीवों पर खतरा आ रहा है और मानव मानव जाति पर भी संकट बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए पर्यावरण जो विद्वान एक्सपर्ट है उन्होंने और कई देशों की सरकारों ने मिलकर ऐसे संधि या सम्मेलन के जिनमें कई सारी ऐसी संधियां बनाई गई जिससे पर्यावरण को पर्यावरण और पर्यावरणीय जीवों जो वन्य जीव होते हैं उनकी रक्षा की जाए। तो उन्हें उन्हें जो हम उनको देखेंगे, उन सम्मेलन को देखेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हमारा जो कन्वेंशन है वो रामसर कन्वेंशन है। रामसर रामसर कन्वेंशन। इसका नाम रामसर कन्वेंशन इसलिए क्योंकि ये सम्मेलन ईरान में हुआ था। ईरान में एक जगह का नाम है रामसर। तो उसी के नाम पर इसका नाम रामसर हो गया। ये जो सम्मेलन हुआ ये कब हुआ था? 1971 में, 1971 में हुआ था। ये इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन कहा जाता है। तो वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड वेटलैंड एक दलदली एरिया होता है। दलदली एरिया होता है। दलदली एरिया होता है जैसे देखा होगा आपने तालाब या समुद्र के किनारे या ऐसे कहीं देखा होगा, तो जहाँ पर समुद्र का छोर खत्म होता है, तालाब का छोर खत्म होता है। मान लीजिए इस यहाँ पर ये इस साइड पानी है और इस साइड जमीन है, तो यहाँ पर बीच में दलदली एरिया बन जाता है ये वाला। तो इस दलदली एरिया पर कई सारी वन्य जीव रहते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या कई सारे ऐसे बड़े जीव भी होते हैं। पक्षियों के लिए आवास के पक्षियों जो प्रवासी पक्षी होते हैं यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। तो इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इस रामसर कन्वेंशन को बनाया था, जो कि क्या करता है, आर्द्र भूमियों को मतलब जो वेटलैंड्स होता है उनको स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग करता है कि इनका संरक्षण किया जा सके और सतत विकास करे। कि विकास ऐसा हो कि जिससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हो, पर्यावरण के नुकसान के साथ उनको भी नहीं हो, और वन्य जीव जो होते पक्षी होते जो या प्रवासी पक्षी होते उनको भी नुकसान नहीं हो और उनका आवास भी नष्ट न हो। तो ये यहाँ पर अभी इसमें जब ये बना गया था 1971 में बना, जो इसमें हस्ताक्षर हुआ और 1975 में 75 में लागू हुआ। और 1975 में ये लागू हुआ और ये एकमात्र संधि है, मतलब जो ट्रीटी है, एकमात्र जो एग्रीमेंट या ट्रीटी है जो कि इन पर है, वेटलैंड्स पर है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर बात करता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर बात करता है। और इसकी एक सूची भी है, रिकॉर्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में यह होता है कि जो जिस आर्द्र भूमि की स्थिति खराब हो रही हो, जिस पर अभी काम करने की जरूरत हो, यहाँ पर संकट आ सकता है, तो उसको रामसर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो ये होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। और 2 फरवरी को 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पहला आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया था? 1997, 1997 में। और कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। उसके बाद में ये हो गया हमारा, इसे वेटलैंड कन्वेंशन कहा जाता है। 1971 में ईरान के शहर में हुआ था और 1975 में से लागू कर दिया गया था। उसके बाद में जो अगला जो है कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन। यह स्थायी जैविक प्रदूषकों पीओपी पर एक सम्मेलन है। पीओपी क्या होता है? पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, कार्बनिक जो मतलब स्थायी जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं। तो ये कन्वेंशन क्या बोलता है, इस कन्वेंशन के तहत ये बात हुई थी कि जो जो परमानेंट जो प्रदूषक होते हैं उनके उनके उत्पादन जो भी उत्पादन कर रहे हैं उन पर उत्पादन पर और उनके उपयोग पर को रोक लगाना था इस कन्वेंशन के तहत। जो कि स्थायी जैविक प्रदूषक है उन पर आयोजित किया गया था ये सम्मेलन। इस पर बात हुई थी और उनको बोला गया था कि इसके जो भी ये परमानेंट ऑर्गेनिक है, परमानेंट परसिस्टेंट
ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पीओपीस को उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाने। कब हुआ था ये? इस पर हस्ताक्षर हुए 2001 में। कहाँ पर हुए? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। कब लागू हुआ है? 2004 में। साइट्स 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 क्या है? ये कन्वेंशन है। कन, कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। साइट से क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय एक संधि है जो कि जो भी वन्य जीव है या पशु या वनस्पति, वन्य जीव और वनस्पतियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो स्मगलिंग होती है, व्यापार होता है, उस पर रोक लगाता है इस कानून से। यह वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में जो कि लुप्त होने की संभावना है या लुप्त हो चुकी है, उन पर रोक लगाता है कि ये जो जीव है या जो ये वनस्पतियों की प्रजातियां हैं या जो जीवों की प्रजातियां ये खत्म नहीं हो। तो इसमें ये कब अपनाया गया था? 1963 में अपनाया गया था, हस्ताक्षर हुए थे इसमें, और 75 में ये लागू हो गया था। इसमें तीन सूचियां हैं, एक दो ऐसे और तीन करके। तो एक में क्या होता है? सबसे पहले में कि इंडेंजर्ड, जो कि लुप्त हो चुके हैं लुप्त हो चुके हैं और उनके व्यापार पूरी तरह बंद है। दूसरे क्या है? जो निकट भविष्य में आने वाले टाइम पर वो खतरे में पड़ सकते हैं, अब आने वाले टाइम पे वो लुप्त हो सकते हैं, इंडेंजर्ड हो सकते हैं। तो इसमें उसका व्यापार होता है, लेकिन देखा जाता है, पैरामीटर देखे जाते हैं। और थर्ड वाले में क्या होता है? थर्ड वाले में कि किसी देश में संरक्षण प्राप्त हो, किसी देश में, जैसे भारत में उनको किसी भी प्रजाति को संरक्षण प्राप्त हो, तो उसको जब उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उसको इन पक्षों को भी देखा जाएगा। साइट्स क्या होता है? ट्रेड, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको बैन करता है और ये बाध्यकारी नहीं है। अगला जो है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये कब लागू हुआ था? 1992 में। कब अपनाया गया? 1993 में। और ये जैव विविधता के संरक्षण पे, जैसे कई जंगल में या यहाँ पर कई जीव रहते हैं, एक ही अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन बनाया था, जो कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के चलते सब पर संकट आ रहा है। तो अगला जो कन्वेंशन है, बॉन कन्वेंशन क्या है? यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन कब लगाया? 79 में, 1979 में। और कब लागू हुआ है? 1983 में। तो ये वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के लिए संरक्षण, प्रवासी जो जानवर होते हैं, जैसे ये कोई भारत और नेपाल, ये भारत हो गया, ये इसके ऊपर नेपाल हो गया, उसके ऊपर चाइना हो गया, भूटान हो गया। तो जब जीव या वनस्पति या कुछ प्रवासी जानवर या पक्षी है तो वो एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे। इनके जब ये प्रवास करते, मौसम जब बदलता है, सर्दी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो या बारिश का मौसम होने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते, तापमान की विविधता के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। तीन जब इन पक्षियों या जानवरों या वन्य जीवों के प्रवास के कारण इनके अस्तित्व पर संकट आ जाता है, तो इनके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन लाया गया था, बॉन कन्वेंशन। क्या कहता है कि ये प्रवासी पक्षियों के, प्रवासी जो होते हैं, प्रवासी वन्य जीवों के लिए बॉन कन्वेंशन है। उसके बाद में अगला जो कन्वेंशन है, वियना वियना कन्वेंशन। ये किसके लिए? ओजोन परत, जो पृथ्वी है, उसके ऊपर कई सारी गैसों के से मंडल पाए जाते हैं, तो उस पे एक एक लेयर है ओजोन का, उसके ऊपर एक लेयर है ओजोन का एक लेयर है ऐसा। तो ये सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती, उनको आने से रोकती है। जब तो
मानव ने जो विकास किया, जैसे एसी बना दिया, तो उससे CFC निकलती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, या कई ऐसी अन्य गैसें निकलती है, जिससे ओजोन ओजोन ये जो परत है, तो ये डिप्लीट हो रही, खत्म हो रही है। इसके कारण इसको ओजोन को बचाने के लिए सम्मेलन लाया गया था 1985 में। वियना कन्वेंशन वियना में लाया गया था, वो 88 से लागू हो गया। इसके बाद में अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ओजोन से संबंधित है। यह ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 87 में लाया गया और 89 में से लागू किया गया। जो ये क्या करता है, ये प्रोटोकॉल, जो कि जो जो पदार्थ ओजोन के जो पदार्थ ओजोन परत को खराब करते हैं, जैसे CFCs हो गया, जो कि रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज में जो गैस निकलती है, या एसी से जो निकलती है CFC या HFC, तो इनसे इनके उत्पादन, खपत खपत और उत्सर्जन पर रोक लगाने का कार्य किया गया था। इनको नियंत्रित करता है ये प्रोटोकॉल। उसके बाद में अगला प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है, जो कि 1997 में लाया गया था और 2005 में लागू हुआ। उसके बाद में एक आता है UNFC, उससे पहले रियो सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना, अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पर्यावरण और विकास ऐसा होना चाहिए कि जिससे पर्यावरण पर भी नुकसान नहीं हो, और आने वाली पीढ़ियां इस पर्यावरण को जैसा का है वैसा का वैसा रखें, ऐसा करके एक सम्मेलन लाया गया था 1992 में। तो ये सम्मेलन हुआ था, इससे कई सारे और सम्मेलन निकले, जैसे यूएनएफसीसी इसी से निकला हुआ है। उसके बाद में CBD भी इससे ही निकला, CBD। और उसके बाद में एक और UNCCD, ये भी इसी से निकला। ये तीनों जो सम्मेलन है, इसी अर्थ समिट से निकले, रियो शिखर सम्मेलन से निकले। तो UNFCCC को देखते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन हो गया, CO हो गया, ऐसी करके ये गैसेस नियंत्रित करने के लिए, कुल ये 6 गैसेस है। नियंत्रित करने के लिए अनुकूलन और समान प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये कब लाया गया? 1992 में, 94 में लागू किया गया। और इसकी बैठक होती है हर साल, जिसको कोप के नाम से जाना था। कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे कोप 1, कोप 2, कोप 3। अभी लास्ट 2022 में हुई थी, 2022 में थी कोप 28, कोप 28 हर साल होती है। उसके बाद में अगला है UNCCD। ये मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन के लिए, जो पेड़ पौधे के कटने के कारण, या उनकी प्रजातियों के नष्ट होने के कारण वो जमीन बंजर हो जाती है, और उस इलाके में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। जैसे ये सहारा में क्या होता है, ये ये अफ्रीका वाला एरिया, जैसे यहाँ से ये ऊपर वाला सहारा का रेगिस्तान, ये पूरा इलाका रेगिस्तान, और ये सब सहारा कंट्री। तो यहाँ पर मरुस्थल को रोकने के लिए आप यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं, कि ये जो मरुस्थलीकरण इस वाले इलाके में ना बढ़े। जैसे भारत में भी किया जा रहा है, राजस्थान वाले एरिया में, थार के रेगिस्तान। तो ये क्या बोलता है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये भी अर्थ समिट का ही भाग है, जो कि 1992 में चालू हुआ था। इसका तो ये कब चालू हुआ? 1994 में। कब लागू हुआ? 1996 में। उसके बाद में अगला जो है, अगला बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन एक इकोनॉमिक्स में भी आता है, बैंकों को लेकर आता है। बासेल नॉर्म्स आता है, बासेल नॉर्म्स नॉर्म्स ये बासेल कन्वेंशन, ये खतरनाक कचरे और उनके निपटान के सीमा पार आंदोलन के नियंत्रण पर एक सम्मेलन, जो कि 1989 में लगा और 1992 में लागू किया गया। जिससे क्या होता है कि जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो कि यूरोप के कंट्रीज है, तो जो विकसित देश है, उनके यहाँ जो भी कचरा निकलता है, तो वो कचरे में कुछ भी हो सकता है, जैसे मेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक, या कुछ अन्य वेस्ट हो जाता है प्लास्टिक से संबंधित, तो वो कचरा जो विकासशील देश है या जो गरीब कंट्रीज है, उनमें डंप कर देते हैं, वहां पर जाके फेंक डाल दिया जाता है।
तो वो इस सम्मेलन के तहत वो मना कर दिया गया, वो बैन लगा दिया गया। नियंत्रण, ये खतरनाक कचरे और उनके निपटान के सीमा पार आंदोलनों के नियंत्रण पर एक सम्मेलन है, वो रोक लगाई गई। खतरनाक जो देश देशों के मध्य जो खतरनाक जो आदान प्रदान होता था उसको रोक लगाया गया विकसित और विकासशील देशों में। उसके बाद में अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन है, बायोडाइवर्सिटी पर कन्वेंशन है, जैव सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। जैव सुरक्षा पर जैसे क्या होता है कि ये कब लाया गया? 2003 में लागू किया गया। जैसे क्या होता है, कोई लिविंग लिविंग एल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO, जैसे कोई जीवित जीव है उसके डीएनए, या अभी कई सारी आधुनिक तकनीक आ गई, जैसे 3D प्रिंटिंग आ गया, जीन एडिटिंग आ गया, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी आ गई। इन टेक्नोलॉजी की मदद से इसके जीन में या कुछ आंतरिक संरचना में बदलाव कर दिया जाता है। इस जीव मतलब किसी जीव में आधुनिक तकनीकों से उसमें बदलाव कर दिया जाता है आंतरिक, तो उससे वो अच्छा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर वो नुकसानदायक हुआ तो उन जोखिमों से बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए इसको लाया गया। किसको लाया गया? कार्टेजिना प्रोटोकॉल को। कब लाया गया? 2000 में। लागू कब किया गया? 2003 में। उसके बाद में आया नगोया प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल का ही आगे वाला भाग है। ये भी आनुवंशिक जो संसाधन तक पहुंच है और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। ये भी आनुवंशिक जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड उनके उनके बारे में बात करता है नागोया प्रोटोकॉल। ये जापान के शहर नागोया में हुआ था। ये प्रोटोकॉल कब हुआ? 2010 में। और ये 2014 में लगा। ये जो नवा प्रोटोकॉल है, ये सब यूएनएफसीसी की बैठकें चल रही है। यूएनएफसीसी की बैठकें चल रही है। कब हुई थी ये बैठक? 2010 में। कब हुआ? 2014 में। उसके बाद में अगला जो आता है यूएन रेड, REDD, यूएन रेड। यह वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र का एक पहल है। वनों को काटने पर रोक लगाने का बोला है। कब लाया है इसे? 2008 में। 2008 में लाया गया। उसके बाद में जो अगला है कोप 21। ये यूएनएफसीसी की बैठक चल रही है, 21वीं बैठक है। ये जलवायु परिवर्तन पर है। जलवायु परिवर्तन पर ये पेरिस जो समझौता हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 की बैठक है, COP25 या 21। और ये क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए इसमें बात हुई थी। और लगभग इसमें सभी देशों ने इसमें इसमें मंजूरी दी थी। और ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन पर कमी लाना, और जो वैश्विक जो औसत तापमान जो बढ़ रहा है उसको 2050 तक, मतलब इस सदी में, इस जो सदी चल रही 2000 वाली सदी, इस सदी में 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना। और उसके बाद में अगला जो आया था COP24। ये जलवायु परिवर्तन संयुक्त यूएन की 24वीं बैठक 2018 में हुई थी ये। उसके बाद में आया था किगाली किगाली किगाली। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संसाधन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन पर हुआ था, ओजोन लेयर पर हुआ था। तो ये ओजोन का ही संशोधन है। किगाली 2016 में आया था। उसके बाद में ये 2019 में लागू हो गया। उसके बाद में अगला आया मीनामाटा 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 मीनामाटा। ये एक पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना। पारा क्या होता है? मर्क्यूरी मर्क्यूरी जो कि नेचुरली पाया जाता है, और फैक्ट्रियों या जो मोबाइल फोन या गैजेट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो इससे जब ये शरीर में एंटर करता है तो शरीर में बहुत ज्यादा नुकसानदायक रोग हो सकते हैं।
तो उनसे बचाने के लिए इस कन्वेंशन में बात की गई थी, मिनामाटा कन्वेंशन। ये मिनामाटा एक जगह का नाम है, उसी के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम पड़ गया। उसके बाद में अगला है रोटरडम रोटरडम या रोटरडेम कन्वेंशन। खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय ये एक बाइंडिंग है, मतलब बाध्यकारी समझौता है, बाध्यकारी समझौता है, जो कि केमिकल वेपन या अंतर जो केमिकल होते कीटनाशकों उन पर प्रतिबंध लगाता है। कब हुआ था? 1991 लागू कब हुआ? 2004 में। उसके बाद में एक और देखते हैं, कोप 25 की बैठक हुई, ये यूएन से यूएनएफसीसी की हुई, और जो लास्ट हुई थी 2022 में हुई, जो कि 28वीं थी, कोप 28वीं। तो इस क्लास में हमने लगभग लगभग इन इंटरनेशनल जो एनवायरमेंट के जो पर्यावरण से जुड़े कन्वेंशन या सम्मेलन थे, प्रोटोकॉल थे, उनको हमने देखा। और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।